Hello everyone, welcome to class number 11 of database concept. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स। ये डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स के बारे में थियोरिटिकली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स के बारे में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं माई एसक्यूएल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो ये नॉट नल कंस्ट्रेंट हम क्यों यूज करते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट that we apply on those attributes in which attribute we do not want any blank value or null value. ओके, नॉट नल कंस्ट्रेंट को हम उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हमारे रिलेशन या फिर टेबल का जिन एट्रीब्यूट्स में कोई भी नल या फिर कोई भी ब्लैंक वैल्यू ना हो। अगर हम चाहते हैं तो उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, so for example, the first name of the teacher cannot be null. So hence not null constraint can be specified in this case. जैसे कि जानते हैं टीचर का एक टेबल है, तो वहां पे टीचर का जो फर्स्ट नेम होता है तो फर्स्ट नेम कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कभी भी नल नहीं होना चाहिए। ओके, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम वाले जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के ऊपर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट टेबल टीचर, तो यहाँ पे हम टीचर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट कमांड का सिंटेक्स विथ एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस से पढ़ चुके हैं। तो क्रिएट टेबल टीचर, तो यहाँ पे हम टीचर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो टीचर टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिया है, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर। So these are the different attributes that we have used in teacher relation or in teacher table. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट है, मतलब जितने भी टीचर्स का फर्स्ट नेम एंटर करने वाला जो एट्रीब्यूट है, हर एक टीचर का फर्स्ट नेम कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट में कोई भी रिकॉर्ड का वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ओके, तो आई होप एग्जाम्पल समझ आ चुका होगा यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट का। जैसे हम सिंपली टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी पूरा एग्जैक्टली वैसे ही सिंपल तरीके से टेबल क्रिएट किया गया है। बस एक एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये उसका एग्जांपल है। तो जिस एट्रीब्यूट में हम चाहते हैं कोई भी वैल्यू नल ना रहे, तो उस एट्रीब्यूट को हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है बस एक ही कॉलम को, एक ही एट्रीब्यूट को हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सके, मोर देन वन एट्रीब्यूट को भी हम क्या कर सकते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट के द्वारा डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। नाम से ही क्या लग रहा है, ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसका मेन काम क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना। ओके, किसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना, अगर एक एट्रीब्यूट के ऊपर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम उस एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते यूजर के द्वारा, मतलब हम यूजर हैं, यूजर के द्वारा अगर उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं होता, तो उसके बदले बाय डिफॉल्ट अगर कोई एक वैल्यू, एक डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो जाए उस ब्लैंक एरिया के जगह पे, हम चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं किस कंस्ट्रेंट के माध्यम से, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के माध्यम से। ओके, तो क्या लिखा है पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ ए यूजर
हैज नॉट एंटर्ड ए वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, अगर यूजर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता एक एट्रीब्यूट के लिए, देन डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल। तो तब हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते वक्त हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं उस एट्रीब्यूट के लिए। अगर यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो उसके बदले वो डिफॉल्ट वैल्यू उस एट्रीब्यूट में एंटर हो जाएगा। ओके, मतलब वो नल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए। इफ ए टीचर्स सैलरी हैज नॉट बीन एंटर्ड, then by default the database should store 40,000, assuming that the minimum salary given to every teacher is 40,000. So this is illustrated as follows in the following example. So यहाँ पे एग्जाम्पल हमने हमें क्या बोला कि सपोज टीचर सैलरी नाम का एक एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट में अगर कोई भी टीचर का सैलरी एंटर नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वहां पे 40,000 वैल्यू जो है वो एंटर कर देगा। क्योंकि एज्यूम हम वहां पे करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो मिनिमम सैलरी है वो टीचर को जो दिया जाता है वो 40,000 है। तो वहां पे हम ये कर सकते हैं किस कंस्ट्रेंट के द्वारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के द्वारा। तो उसका एक एग्जांपल नीचे लिया गया है, तो उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ये क्रिएट टेबल का जो एग्जांपल है जहाँ पे हम टीचर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट तो हम पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे हमने और एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, तो सैलरी एट्रीब्यूट में हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करना था, है कि नहीं, कि अगर किसी भी एम्प्लॉय किसी भी टीचर का सैलरी एंटर नहीं किया जाता तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू एंटर करेगा ऑटोमेटिकली, 40,000। तो वो हम टेबल को क्रिएट करते वक्त क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे दैट अगर हम सैलरी एट्रीब्यूट में कोई भी टीचर का सैलरी एंटर नहीं करते तो उसके बदले वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू एंटर करेगा, 40,000। सो दिस इज द वे we can use default constraint in database. ओके, सो आई होप पता चल गया होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम क्यों यूज करते हैं। जब एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में हम कोई भी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसके बदले एक डिफॉल्ट वैल्यू उस ब्लैंक एरिया के या फिर ब्लैंक प्लेस में एंटर हो जाए अगर हम चाहते हैं, देन दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। एंड हाउ कैन वी अप्लाई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, उसका एग्जांपल भी हमने यहाँ पे देखा। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, दैट इज चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का काम क्या है, चेक करना। चेक करना मतलब रोकना। ओके, क्या रोकेगा, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में हम कितने से कितने रेंज के अंदर वैल्यू एंटर कर सकते हैं, कितने से कितने रेंज के अंदर हम वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, उसको वो चेक करेगा, उसको वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको वो कंट्रोल करेगा। कौन, चेक कंस्ट्रेंट। ओके, so in order to restrict the values of an attribute within a range, check constraint may be used। अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में ओनली एक कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज ही अलाउड हो और दूसरा वैल्यूज अलाउड ना हो, तो वो हम चेक कंस्ट्रेंट के द्वारा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक एट्रीब्यूट में सपोज रोल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है उसमें रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 95 तक ही वो वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ करे, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मैक्सिमम उतने स्टूडेंट्स का ही इनटेक कैपेसिटी है। तो हम रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में चाहेंगे कि 1 से लेके 95 तक ही वो नंबर यूज करे रोल नंबर के हिसाब से। तो वहाँ पे रोल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर विच पर्पज, टू रेस्ट्रिक्ट द एट्रीब्यूट, to allow the user to enter the value within a given range। ओके, एक गिवन रेंज के अंदर यूजर को अगर हम वैल्यू देने के लिए अलाउ करना चाहते हैं, then this can be done by the help of check constraint। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, देख लेते हैं।
डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एनी टीचर मस्ट नॉट एक्सेड 110। कोई भी टीचर का जो डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू है, डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में हम जो टीचर का जो डिपार्टमेंट नंबर एंटर करेंगे वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट एक्सीड 110, 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको हम डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, डिपार्टमेंट नंबर में हमें रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने थे, तो वहां पे हमने चेक कॉन्स्टेंट यूज कर लिया। तो हमें वहां पे कंडीशन क्या देना था, जो भी कंडीशन देना था उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर मस्ट नॉट एक्सीड 110, मतलब मैक्सिमम हम डिपार्टमेंट नंबर 110 तक ही रख सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंट नंबर तो नेगेटिव में होगा ही नहीं, कोई एंटर करेंगे ही नहीं नेगेटिव। तो डिपार्टमेंट नंबर अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 से लेके वो मैक्सिमम 110 के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट करके रखे अगर हम चाहते हैं, तो वो हम ऐसे चेक कॉन्स्टेंट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप पता चल गया होगा कि अगर हमें एक डेटाबेस टेबल के कोई भी एट्रीब्यूट में नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। बट चेक कंस्ट्रेंट में और एक थोड़ा ट्विस्ट है कि जो चेक कंस्ट्रेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो ये चेक कंस्ट्रेंट माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करता। मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे वो हमें कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं करेगा, बट by the help of check constraint we cannot restrict the user to enter a range of value in a particular attribute। MySQL में चेक कंस्ट्रेंट सपोर्ट नहीं करता, तो ये किस में सपोर्ट करता है, ओरेकल जो है, ओरेकल उसमें सपोर्ट करता है। ओके, ओरेकल जो हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर हम यूज करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वहां पे चेक कंस्ट्रेंट काम करता है। बट MySQL में चेक कंस्ट्रेंट सपोर्ट नहीं करता। ओके, we can also use the check constraint to compare two attributes within the same relation having same data type। हम चेक कंस्ट्रेंट के मदद से क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग एट्रीब्यूट के वैल्यूज को कंपेयर भी कर सकते हैं जिन दो एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी जाके कंपेयर कर सकते हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन कि by the help of check constraint we can compare the values of two different attributes of same relation, but that must have both the attributes must have same data type। ओके, इन सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आज के क्लास में हम देखेंगे। और एक कंस्ट्रेंट के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, वो है की कॉन्स्ट्रेंट। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ की कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था, सुपर की, मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की। ओके, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनमें से होता है ओनली प्राइमरी की का। किसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की के लॉजिक को समझने के लिए हमें इन डिफरेंट टाइप ऑफ कीज के बारे में लॉजिकली, थियोरिटिकली समझना जरूरी था। ओके, इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ की कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और उनमें से जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्राइमरी की का ही होता है। ओके, सो प्राइमरी की ऑफ ए टेबल कैन बी स्पेसिफाइड इन टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीके से हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं एक टेबल के लिए। दो तरीका क्या है, एक तरीका है कि अगर हम ओनली एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। अगर हम मल्टीपल मतलब मोर देन टू एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्राइमरी की के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, देन उसका डिफाइन करने का मेथड अलग है। तो सिंपल तरीके से अगर हम बोलें, अगर हम एक सिंगल कॉलम को, ये क्लास 11th में भी है, कि अगर हम एक सिंगल कॉलम या फिर सिंगल एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं तो उसको सिंपल प्राइमरी की बोलते हैं। अगर हम मोर देन वन एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक प्राइमरी की के हिसाब से यूज करना चाहते हैं एक रिलेशन में, तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं।
तो सिंपल प्राइमरी की को डिफाइन करने का, स्पेसिफाई करने का मेथड अलग है, एंड कंपोजिट प्राइमरी की को स्पेसिफाई करने का मेथड अलग है। तो दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हम एक सिंगल एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ टीचर आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द टीचर रिलेशन इज द प्राइमरी की, देन इट कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोज। सपोज टीचर रिलेशन अभी तक हम जो देखते आए हैं, तो वहां पे अगर हम टीचर आईडी एट्रीब्यूट, बस एक सिंगल एट्रीब्यूट को ही प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो। ओके, टीचर आईडी यहाँ पे है, तो वहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, और वहाँ पे हमने टीचर आईडी को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर किया। दैट मीन्स every value that we will enter in teacher id, that must be unique and that must not be null. ओके, टीचर आईडी एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। ओके, ये प्राइमरी की का रूल है, ये ऑलरेडी हम पहले से पढ़े हैं। ओके, सो पता चला कैसे डिक्लेयर करना है। अगर दूसरा मेथड, however if primary key contains more than one attribute, अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेके एक प्राइमरी की बना है जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं, then it must be specified separately as a list of attributes it comprises of, within parenthesis separated by comma. अगर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेके एक प्राइमरी की बना रहे हैं, देन उसको हमें सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, उन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करके, उन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेके एक पैरेंथेसिस के अंदर सेपरेट करके उसको कॉमा के द्वारा। ओके, so for example, the primary key of the teacher relation comprises of teacher id and date of birth. Okay, suppose हम एक प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं टीचर रिलेशन में दो एट्रीब्यूट को लेके। एक एट्रीब्यूट है टीचर आईडी और एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ। दोनों एट्रीब्यूट को कंबाइन करके हम एक प्राइमरी की के हिसाब से यूज करना चाहते हैं हमारे रिलेशन में, तो उसको कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मल जैसे हम टेबल डिक्लेयर करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, हमने टेबल क्रिएट कर दिया, जो भी एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करने थे हमने डिफाइन कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी टेबल क्रिएट वाले सिंटेक्स के अंदर ही जब हम लास्ट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी की कीवर्ड को यूज करेंगे। देन हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेंगे जिनको कंबाइन करके हम एक प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर रहे हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेट करके कॉमा के द्वारा, जितने भी एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन करके प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर रहे हैं। देन पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे डेटाबेस रिलेशन में। तो जितना भी एट्रीब्यूट्स या फिर जितने भी कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने देखा, जो भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो नॉलेज है और ज्यादा शार्प हो जाए और ज्यादा बेहतर हो जाए। ओके, तो जो भी अभी हमने देखा एग्जांपल्स, उनको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज और थोड़ा क्लियर हो जाए और आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी आसान हो जाए। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कॉलेज डेटाबेस ओपन किया था और मैंने बोला था डेटाबेस केस इनसेंसिटिव है, तो उसको कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, वो सेम मीनिंग ही कंसीडर करता है। तो कॉलेज डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, तो कॉलेज डेटाबेस को हम ओपन करना चाहेंगे, तो उसको ओपन करने के लिए हम यूज कमांड यूज करेंगे। तो कॉलेज डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो क्या टेबल हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम, थोड़ा देख लेते हैं। सो टेबल्स में जाके हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था, आज के क्लास में हम टीचर टेबल क्रिएट करेंगे। तो टीचर टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम विल बी टीचर। तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, उन एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा क्या था, टीचर आईडी। ओके,
तो टीचर आईडी का डेटा टाइप हमने यहाँ पे क्या लिया था, टीचर आईडी का डेटा टाइप लिए थे हमने इंटीजर। ओके, इसको शॉर्टली हम इंट भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको इंट लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या लिया, पोस्ट नेम। ओके, उसका डेटा टाइप क्या था, वर्कर, और उसका साइज हम दे देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट नेम। ये एंटर क्लिक कर करके नीचे नीचे हमें आना है, जो कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। उसके बाद लास्ट नेम के बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट जेंडर। देखो, कैर और वर्कर के बीच डिफरेंस भी मैंने बताया था। जब हमें एक फिक्स्ड लेंथ का मतलब स्ट्रिंग वैल्यू लेना हो या फिर कैरेक्टर वैल्यू लेना हो, तो तब हम कैर यूज करते हैं, और जब हमें वेरिएबल लेंथ वाला कोई स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करना हो, तो तब हम वर्कर डेटा टाइप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट सैलरी। अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डेसिमल, फ्लोट, डबल, ऐसे डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट, तो डेट को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट डेटा टाइप यूज करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर एक नंबर है, तो उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल, इसके बाद क्लोज करेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमें डिफाइन करने थे हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन करके एंटर प्रेस करते हैं, राइट। बट यहाँ पे जबकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उन कंस्ट्रेंट्स को भी अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स को भी अप्लाई करना हम सीखेंगे। बट देखो, एक बार अगर एक बार अगर हम एंटर प्रेस कर देते हैं, देन वी कैन नॉट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर लाइन अगेन। उस लाइन को हम और वापस नहीं जा सकते। ओके, जैसे कि यहाँ पे टीचर आईडी इंट मैंने डिक्लेयर कर दिया है, अभी मैं चाहता हूँ इसको प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करूँ, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक बार एंटर प्रेस कर दिया, मतलब वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ऑटो सेव मोड उसका ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो हम यहाँ पे और उसको प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम को मुझे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना था, तो एंटर मैंने प्रेस कर दिया, मतलब और नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तब तो दिक्कत हो गया, है कि नहीं, कैसे करें, तो ये चीज तो प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको करोगे, जिस वक्त वो एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहे हो, उसी वक्त ही वहां पे क्या करना, उन कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना। ओके, तो हम यहाँ पे जानबूझ के एरर जनरेट कर देते हैं, ताकि हम अगेन क्या कर सकें, टीचर टेबल को क्रिएट कर सकें। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक पैरेंथेसिस छोड़ दिया, जिसकी वजह से एरर मैसेज जनरेट हो गया, वो लिख भी दिया। देखो, एरर मैसेज कहाँ पे है, ओके, लाइन नंबर 7 में है। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 7 नंबर लाइन जो है, 7 नंबर लाइन में ही प्रॉब्लम है बोल के बता दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने जो पैरेंथेसिस हटा दिया है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम टीचर टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल टीचर, एक लाइन में एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में हम चले गए, मतलब वो ऑटो सेव हो गया, उसको और चेंज नहीं कर सकते, वो याद रखना। तो टीचर, उसके बाद फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या था, टीचर आईडी। ओके, इंट, इसको हम डिक्लेयर करेंगे एज प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली लिखेंगे प्राइमरी की, कॉमा। हो गया ना, प्राइमरी की के हिसाब से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। देन एंटर। तो और टीचर आईडी वाला जो एट्रीब्यूट का लाइन है, उसमें और कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हम चाहते हैं यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो, तो यहाँ पे हम कॉमा से पहले लिख देंगे नॉट नल।
ओके, और एंटर प्रेस कर देंगे तो इसमें और कोई चेंज नहीं हो सकता। लास्ट नेम जैसा था वैसे ही रखेंगे, लास्ट नेम को कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करना है। देन जेंडर वाला जो कंस्ट्रेंट था, जेंडर वाला जो एट्रीब्यूट था उसको भी नॉर्मल रखेंगे एज इट इज, उसमें भी कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करना है। देन हमें अप्लाई करना है सैलरी में कंस्ट्रेंट। सैलरी में हमें कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो वहां पे हम क्या करेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे कि अगर हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? 40,000 वहां पे एंटर करेगा। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में हमें कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करना है, तो उसको नॉर्मल रहने देंगे। देन डिपार्टमेंट नंबर में जो है वहां पे चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई हमने किया था, पर चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पे काम करता नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं करता है। बट फिर भी अगर हमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? मतलब ओरेकल में अगर अप्लाई करोगे तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो सीख लेना चाहिए। तो ओरेकल में भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऐसे चेक कांस्टेंट यूज करोगे, चेक। देन हमने वहां पे क्या अप्लाई किया था कि डिपार्टमेंट नंबर जो है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100, दैट मस्ट नॉट एक्सीड 110। ओके, वो 110 एक्सीड नहीं करना चाहिए, या तो 110 या तो उससे कम रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? टेबल के पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। टेबल के पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद सेमीकोलन दे के उसको एंड करेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं देखो, चेक कंस्ट्रेंट, जबकि वो सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए वहां पे दिखा दे रहा है कि चेक कंस्ट्रेंट सिंटेक्स में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो चेक कंस्ट्रेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, चेक कंस्ट्रेंट को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उनको एज इट इज सेम रखते हैं और फिर अप्लाई करके देखते हैं। ओके, टीचर आईडी, देन फर्स्ट नेम, देन उसके बाद लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज जेंडर। ओके, जेंडर, जेंडर के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सैलरी। ओके, जेंडर के बाद सैलरी, सैलरी के बाद नेक्स्ट क्या है? डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे जब डिपार्टमेंट नंबर ले रहे हैं यहाँ पे हम क्या रिमूव कर देंगे? चेक कंस्ट्रेंट, क्योंकि MySQL चेक कंस्ट्रेंट को सपोर्ट नहीं करता। बाकी सब सेम है। अभी एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एरर शो क्यों हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं। You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for right syntax. ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा एरर यहाँ पे हमारा क्यों आ रहा है। ओके, तो एरर हमारा यहाँ पे जनरेट किस लिए हो रहा था? जैसे कि हमने यहाँ पे जो डेट डेटा टाइप यूज किया था, तो डेट डेटा टाइप में हमने जो पैरेंथेसिस यूज किया था उसके वजह से एरर जनरेट हो रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज है लाइन नंबर 7 में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको हमने रिमूव करके देखा तो यहाँ पे देखो हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, DESC कमांड हम यूज करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अभी हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो वहां पे देख सकते हो कि टीचर आईडी जो है वहां पे और नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, और वहां पे की में हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। ओके, देन फर्स्ट नेम जो है उसमें नल वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, इसीलिए नल में नो दिख रहा है, मतलब कोई भी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। देन सैलरी में हमने अप्लाई किया किया था डिफॉल्ट। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे तो उसके बदले वो नल एंटर नहीं करेगा, नल के बदले क्या एंटर करेगा? 40,000 एंटर करेगा। ओके,
सो ये है डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो हमने अप्लाई करके आज की क्लास में देखा। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया वो सबको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, और उसका जो हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, तो इंटीजर भी यूज करोगे तो भी सही है, या फिर ओनली इंट लिखोगे तो भी सही है। ओके। तो और एक हमने वहां पे प्राइमरी की का डिक्लेरेशन ये भी कर सकते थे, हमने एक तरह का प्राइमरी की का डिक्लेरेशन किया। तो ये दूसरा वाला जो प्राइमरी की का डिक्लेरेशन है उसको भी हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं और एक सिंपल एग्जांपल लेके। ओके। तो उसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा और एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। ओके। क्रिएट टेबल बायोडेटा। तो सपोज हम यहाँ पे लेते हैं आईडी। ओके। जिसमें हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, और उसके साथ हम और एक ले लेते हैं क्लास। तो क्लास का डेटा टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्कर ऑफ साइज 10। राइट। उसके बाद हम ले लेते हैं नेम ऑफ साइज 30। बस ये तीन ही एट्रीब्यूट रखते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेके प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करना है। तो पहले हम प्राइमरी की कीवर्ड को यूज करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। तो सपोज मुझे आईडी एंड क्लास दोनों एट्रीब्यूट को कंबाइन करके प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करना हो, तो दोनों को मैंने पैरेंथेसिस के अंदर रखा प्राइमरी की के। ओके। देन डबल क्रिएट का जो हमने ओपन पैरेंथेसिस दिया था उसको हम क्लोज करेंगे, सेमीकोलन एंटर। ओके। यहाँ पे देखो आईडी एंड क्लास दोनों एट्रीब्यूट कंबाइनली यूज होके प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आईडी क्लास दोनों एट्रीब्यूट में दिखा रहा है प्राइमरी की, और वो नल वैल्यूज अलाउड नहीं करते। ओके। मतलब ये दो एट्रीब्यूट कंबाइनली प्राइमरी की के हिसाब से अभी इस रिलेशन या फिर ये बायोडाटा टेबल में यूज होंगे। ओके। सो पता चला कि कैसे हम सिंपल सिंगल कॉलम को प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर सकते हैं, एंड फिर हमने अभी देखा कि कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।